क्लास 10th चैप्टर 3 हिस्ट्री। सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स आप है ना कर ही लोगे, ये सारे नोट्स लिख लिए होंगे आपने। और अब इसका है ना पार्ट फर्स्ट है चैप्टर 3 का, ये हिस्ट्री का चैप्टर है और इसका हेडिंग है रिटाइलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। प्रतिशोध या प्रतिकार और ब्रिटिश साम्राज्य का संघर्ष, ये इस चैप्टर का हेडिंग है। इसके नोट्स हैं, इन नोट्स के रूप में है ना आप इस चैप्टर के है ना मुख्य नोट्स हैं, इनको लिखते चले जाना और समझते चले जाओ। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो इंडिया के अंदर ये स्टार्टेड हुआ ट्रेचरी, एट्रोसाइड्स एंड एक्सप्लॉयटेशंस। तो देखिए ट्रेचरी रोमांच से भरपूर, एट्रोसाइड्स एक वीआईपी के दृष्टि से, एंड एक्सप्लॉयटेशंस और एक है ना विस्फोटक के रूप में है ना ब्रिटेन का उपनिवेश का जो पीरियड है वो भारत के अंदर शुरू हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग, ये भारत के अंदर ट्रेडर्स के रूप में अर्थात व्यापारियों के रूप में यहाँ आए और शॉर्टली और जल्दी ही ये इन्होंने अपने आप को शासक के रूप में, व्यापारी से शासक के रूप में परिवर्तित कर लिया। ब्रिटिशर के कारण इंडिया का जो सोशल, सामाजिक है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सिस्टम है, ये सफ़र्ड सिग्निफिकेंट सेटबैक, और ये शानदार रूप से है ना सेटबैक मतलब पृष्ठभूमि में चला गया, क्योंकि इन्होंने इसका सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब आता है स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 से 1857 सी। 1757 से लेकर के 1857 में स्वतंत्रता की जो स्पिरिट थी, लोगों के अंदर जो भावनाएं थी, वो कैसे अस्तित्व में आई उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे कि 23 सितंबर 23 सितंबर 1600 को कुछ बड़े अंग्रेज व्यापारी, उन्होंने यहाँ गवर्नर के रूप में आकर के और इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। और यहाँ आकर के इन्होंने जो मर्चेंट थे लंदन के, उन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी टू ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ए जॉइंट वेंचर, एक सामूहिक रूप से इन्होंने कंपनी स्थापित की जिसका नाम इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। इसमें कई व्यापारी थे जो है ना इंग्लैंड से आकर के यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से है ना इंडिया में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्थापित हुई। इसका जो फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग जो हब था वो सूरत के अंदर था। मतलब सबसे पहले है ना सूरत के अंदर आया, गुजरात का जो एक शहर है सूरत, वहाँ आकर के उन्होंने अपना सबसे पहले है ना ट्रेडिंग हब बनाया। और स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपीज़, केवल 3000 रुपयों के अंदर, एक छोटी सी राशि 3000 रुपयों के बदले में, जो एम्परर था उस शासक को 3000 रुपये उन्होंने दिए और कंपनी की जो गुड्स ड्यूटी थी वो फ्री करवा ली थी इन्होंने 3000 रुपये दे करके। एंड फ्रॉम रिबेट ऑफ टोल टैक्स, और टोल टैक्स से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। और उसने जो सम्राट था उस समय जहांगीर था मुग़ल साम्राज्य का, तो ही अलाउड ब्रिटिशर्स, और उसने ना उन 3000 रुपयों की खातिर उन अंग्रेज व्यापारियों को दस्तक, एक स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल का, जिसे दस्तक का नाम दिया, वो उसने अपने हस्ताक्षर से जारी कर दिया। मतलब अप्रूवल लेटर बोलते हैं जिसको, दस्तक के रूप में है ना वो उनको दे दिया 3000 रुपयों के बदले में। कंपनी ने मोर अटेंशन इन बंगाल, फिर उसके बाद कंपनी है ना बंगाल पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। सिराजुद्दौला नाम का जो सक्सेसर था नवाब बंगाल का, उसने जो एलीदारी खान नाम का एक व्यक्ति था, वो नवाब के रूप में नवाब बन गया था।
और हु वाज द सन ऑफ हिज यंगर डॉटर, और वो जो है ना उसकी जो यंगर डॉटर थी, उसकी छोटी पुत्री थी, उसका ये पुत्र था। प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को ये लड़ा गया। इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे रिमेन्ड विक्टोरियस, और इस युद्ध प्लासी के युद्ध में है ना अंग्रेज़ों को विजय मिली एंड नवाब किल्ड, और वो जो नवाब था वो मारा गया था। ब्रिटिशर अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब। जब उन्होंने बंगाल को जीत लिया तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफर नाम के व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाया। विच ब्रिटिश सोवेरेनिटी, जिसने अंग्रेज़ों की सत्ता को एस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत में स्थापित कर लिया था। मतलब अपने प्रतिनिधि के रूप में है ना उन्होंने मीर जाफर को है ना बंगाल का नवाब बना दिया। इन 1760 सी और 1760 ईस्वी को व्हेन मीर जाफर बिकेम अनेबल, जब है ना मीर जाफर बंगाल का शासन संभालने में अयोग्य हो गया और फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस थी अंग्रेज़ों की उनको पूरा करने में असमर्थ हो गया, तो द ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड मीर कासिम एज नवाब। तो उन्होंने मीर जाफर को हटा करके और उसकी जगह है ना मीर कासिम को नवाब बनाया। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का जो युद्ध था वो टुक प्लेस ऑन 22 अक्टूबर 1764। तो ये 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को है ना बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध के अंदर नवाब मीर कासिम वाज डिफीटेड, वो परास्त हुआ, एंड ब्रिटिशर्स एमर्ज्ड एज विक्टोरियस, और अंग्रेज़ों को इस युद्ध में सफलता मिली। तो ब्रिटिशर्स गॉट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने है ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। अब आता है स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों का संघर्ष अगेंस्ट द मराठा एंड मैसूर। मैसूर और मराठा के विरुद्ध है ना अंग्रेज़ों का जो संघर्ष हुआ उसके बारे में बताते हैं। 1772 को 1772 ईस्वी के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद में उसका जो भाई नारायण वो पेशवा बना, और रघुनाथ राव हु वाज द अंकल ऑफ द प्रीवियस पेशवा, और जो रघुनाथ राव नाम का एक व्यक्ति जो है ना पहले का जो पेशवा था जिसका नाम माधवराव था, उसका ये अंकल था, वो विष्णु द बिकम पेशवा, वो है ना पेशवा बनना चाहता था। 6 मार्च 1775 को 6 मार्च 1775 को ट्रेटी ऑफ सूरत, जो सूरत की संधि हुई, टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव। तो 1775 को रघुनाथ राव के और अंग्रेज़ों के मध्य एक संधि हुई जिसको सूरत की संधि बोला गया। इस संधि के हिसाब से अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव की है ना मदद करने का वादा किया इन बिकमिंग द पेशवा, पेशवा बनने में, एंड द पेशवा वुड ग्रांट हाफ पार्ट ऑफ द लगान, और उसने लैंड रेवेन्यू का जो ज़मीन का जो कर था वो है ना आधा भाग देने का उसने वादा किया। ऑब्टेन्ड फ्रॉम बसीन, सलसार एंड सूरत, जो कि ना बसीन और सालसात और सूरत नाम की जगह पर है ना यहाँ से है ना इकट्ठा किया जाने वाला लगान का आधा भाग देने का उसने वादा किया। इस प्रकार है ना इस संधि के तहत फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शुरू हुआ। इस पहले अंग्रेज और मराठा के युद्ध के में इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के अंदर द ब्रिटिशर आर्मी, जो अंग्रेज़ों की जो फौज थी, वाज डिफीटेड, वो परास्त हुई बाय द यूनाइटेड मराठा, क्योंकि उस समय मराठा है ना वो संगठित थे, मराठाओं की फौज संगठित थी, एंड दे हैड टू मेक द ह्यूमिलेटिंग ट्रेटी ऑफ बादागान।
तो उन्होंने ना बाडागान की ये ना एक ट्रेटी संधि की, जिसके हिसाब से, उस संधि के हिसाब से कि द ब्रिटिशर्स हैड टू गिव बैक दो रीजन्स। इस संधि के हिसाब से अंग्रेज़ों को परास्त होने के बाद में उन क्षेत्रों को वापस लौटाने का वायदा करना पड़ा, देने पड़े, विच दे हैड अर्लियर वन फ्रॉम द मराठा, जो उन्होंने शुरुआत के अंदर मराठों से छीने थे अर्थात जीते थे। एंड हैंड ओवर रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव को उनके हवाले करने का उन्होंने शर्त रखी, टू द पुणे के अंदर, पुणे कोर्ट के अंदर। और दे हैड टू पे 41,000 रुपीज़, और उनको 41,000 रुपये वो डैमेज क्षतिपूर्ति के लिए उनको 41,000 रुपये देने का उन्होंने मतलब उनको देने पड़े। इस संधि की शर्तें, जो बाडागान की जो संधि हुई थी, इस संधि की ये शर्तें रही। अब सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू होता है। इसका रीजन ऑफ द स्ट्रगल, इस संघर्ष का जो कारण था वो वाज द इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ द लॉर्ड। ये जो लॉर्ड था, जिसका नाम लॉर्ड वेल्सले, जो कि गवर्नर बन कर के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी जो साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी, उसका ये संघर्ष इसका मुख्य कारण था। और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठा चीफ्स, और मराठा सरदारों का जो आपस का जो विरोधाभास था, वो भी इसका एक कारण था। इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के अंदर, द मराठा चीफ फॉट डिवाइडली, तो मराठा जो सरदार वो अलग अलग होकर के लड़े विद द ब्रिटिशर, अंग्रेज़ों से, एंड वर डिफीटेड, और इस प्रकार वो परास्त हो गए। तो ये सेकंड एंग्लो जो मराठा वार था उसका परिणाम निकला ये। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। तीसरा अंग्रेज़ों का और मराठाओं का युद्ध जो हुआ, ये 18 जून 1818 को, 18 जून 1818 को मेलकम एंटर्ड इनटू ए ट्रेटी। तो मेलकम ने एक ट्रेटी में प्रवेश किया, एक संधि उसने बनाई विद द पेशवाज, जो पेशवा थे उनसे एक संधि की मेलकम नाम के गवर्नर ने। इस संधि के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेटी कि द पोस्ट ऑफ द पेशवा, उसने ये पेशवा की जो पोस्ट थी, पद थी, वो एलिमिनेटेड, इसको समाप्त करने के लिए कहा गया। एंड द पेशवा वाज सेंट टू द बिठूर, और पेशवा को बिठूर भेजा गया था। आफ्टर बीइंग ग्रांटेड, उसको एक निश्चित राशि देने के पश्चात ए पेंशन ऑफ 8 लाख रुपए की उसको पेंशन, सालाना पेंशन देने का वायदा करके पेशवा का पद समाप्त कर दिया। वेयर ही डाइड, जहाँ वह जाकर के जो अंतिम पेशवा था वो मर गया इन 1852 सी, 1852 ईस्वी के अंदर। इन दिस वे, इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे डिफीटेड द मराठा, उन्होंने मराठाओं को परास्त किया इन द स्ट्रगल, इन संघर्षों में, यूजिंग डिप्लोमेसी, कूटनीति का सहारा लेते हुए, एंड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का पालन करते हुए, अर्थात बांटो और राज्य करो, शासन करो। अब इसके बाद में आता है एंग्लो मैसूर वार। मराठाओं को जो परास्त कर दिया, मराठा शक्ति को कुचल दिया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब उसके बाद में मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार जो शुरू होता है, उसके अंदर सबसे पहले हैदर अली ने स्नैच्ड द पावर फ्रॉम मैसूर। इसने मैसूर की शक्ति को हैदर अली ने स्नैच कर लिया था, खींच लिया था। और ये जो किंग नंद राजा था, एंड बिकेम ऑल पावरफुल। तो किंग नंद राजा नाम का जो व्यक्ति था मैसूर का, उससे उसका शासन छीन करके, और हैदर अली मैसूर का एक शक्तिशाली शासक बन गया था। ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, अंग्रेज़ों को परास्त किया गया। एंड साइंड द विक्ट्री ट्रेटी ऑफ मद्रास, और मद्रास की जो संधि है वो 4 अप्रैल 1769 को इनके बीच में हुई। इसके अंदर हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुई। इस संधि के हिसाब से जो प्रोविजंस थे, इस जो राज्य थे
दे बोथ रिटर्न ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के राज्य जो है ना हड़प लिए थे वो है ना वापस लौटा दिए। और रिलीजन्स बैक, और इनके जो है ना धर्म थे वो भी है ना वापस, मतलब है ना जो जितने भी रिलीजियस थे वो सारे के सारे है ना वापस लौटा दिए जो रिलीजन्स थे। अब आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की हम बात करते हैं तो द बैटल बिटवीन हैदर अली, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी है ना हैदर अली और है ना निज़ाम के मध्य ये है ना युद्ध स्टार्ट हुआ इन जुलाई 1780, जुलाई 1780 के अंदर। हैदर अली वाज सक्सेसफुल, इसके अंदर हैदर अली है ना वो सफल था, बट ही डाइड ऑन 7 दिसंबर 1782, लेकिन वो 7 दिसंबर 1782 को है ना उसकी मौत हो गई। एंड हिज सन टीपू सुल्तान, और उसका पुत्र जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, वो हैड द टेक हिज चार्ज, और उसने उसके बाद हैदर अली के बाद वो सुल्तान बन गया। टीपू कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर 1 ईयर, उसने टीपू ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1 साल तक इस संघर्ष को जारी रखा। और बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टी चाहे अंग्रेज और जो टीपू सुल्तान की जो थी, इन्होंने साइंड ट्रीटी ऑफ द मंगलौर, इन्होंने बाद में 1 साल बाद मंगलौर की है ना संधि की 11 मार्च 1784, 11 मार्च 1784 CE को। इस संधि के हिसाब से इन्होंने आपस में वायदा किया कि नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल इश्यूज ऑफ द मैसूर, कि मैसूर के मामले में अंग्रेज है ना कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के हिसाब से। थर्ड एंग्लो मैसूर वार आता है। अब इस प्रकार की जब सेकेंड है ना एंग्लो मैसूर वार हो गया तो अब ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार आया, शुरू हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये इच्छा की कि टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैसूर, कि मैसूर का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उसको समाप्त करने की उन्होंने कही कि भाई मैसूर है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। वाइल टीपू वांटेड टू बाई डच फोर्स, और टीपू जो है ना डच के किले थे उन किलों को खरीदना चाहता था, कन्नौर जो कन्नौर के थे। एंड आईकोट इन कोचीन के अंदर टू डिपेंड मालावा, जो कि ना मालावा के डिफेंड करते थे। दीज वर द रीजन्स बिहाइंड दिस वार, और इन किलों की वजह से ये किले है ना जो मालाबार तट तक है ना कोचीन के अंदर फैले हुए थे, इन किलों की जो महत्व इम्पोर्टेंस थी वही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार का। टीपू फेस्ड हिम ब्रेवली, टीपू ने ना बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया, बट फाइनली ऑन 23 फरवरी 1792 और 23 फरवरी 1792 को ही हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्री रंगनाथम, उसने है ना 1792 ईस्वी को 23 फरवरी को श्री रंगनाथपट्टनम की है ना इसने संधि की। इस संधि के हिसाब से क्योंकि वो हार गया था, और इस संधि के हिसाब से उसने पेड 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपयों का भुगतान किया इन द फॉर्म ऑफ बार इडेमेंटी, मतलब युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। टीपू वाज फोर्स टू ऑफर हिज 2 सन्स, और टीपू को ने ये बाध्य किया गया कि अपने जो 2 पुत्र थे एज द प्रिजनर्स, कैदियों के रूप में इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की है ना कस्टडी में रहेंगे। इस बात के लिए भी है ना इस संधि की शर्तों के रूप में उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा।